गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथ ही आपकी 72 प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आज अभी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे। इसमें से टू दी पॉइंट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पे क्वेश्चन आता है। उसके जो भी एप्लीकेशन है उन पर क्वेश्चन आता है, वो हमको जानना जरूरी है। ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिस पर आपको फंसाया जाता है। तो आइए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इन सब में यही बोला जा रहा है कि मतलब हम पुल पुश इनकी बात हो रही है। जैसे हम लोग दराज से खींचते हैं तो ये पुल है, ये है पुश। ठीक है। तो मतलब धक्का देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींचा तो ये फैला। ठीक है। वही है कि गुब्बारा है, उसको हमने दबाया तो वो क्या होता है, ऑब्लॉन्ग हो जाता है, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। देख लीजिए वही पुशिंग पुलिंग ये सब जो है, ये सब चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ याद रखिए। जैसे ही मानिए एक ईंटा है, इधर से भी कुछ प्रेशर लगा, इधर से भी कुछ प्रेशर लगा, ना तो ये हिला, ना तो इसका मोशन में कोई चेंज हुआ, ना एक्सेलरेशन हुआ, तो इसको जो कहा जाएगा डेट इज़ नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। जब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो इसको कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। इसको बैलेंस कर लिया गया, लेकिन चेंज हो गया, ठीक है, तो इसको कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ये याद रखिएगा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कहीं भी टर्म यूज किया जाएगा तो इसका मतलब समझ लीजिएगा। बैलेंस्ड मतलब क्या, कि कहीं भी मोशन में चेंज नहीं हुआ, कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, जबकि अगर एक्सेलरेट हुआ तो उसको कहेंगे नॉन बैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड। ठीक है। तो वही देखिए, इफ द चिल्ड्रेन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स याद रखिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में कुछ भी नहीं हिलेगा। और जैसे ही आपको एक्सेलरेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए आपको अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। ठीक है। और इसका चेंज इन स्पीड हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। समझ में आ गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में क्या अंतर है? ठीक है। अब यहाँ पे वही आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है। तो देखिए मैं आपको एकदम टू दी पॉइंट बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, अनलेस एंड अनटिल आप कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। कोई भी बॉडी है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक आप उस पर किसी न किसी तरीके से फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। या दूसरे शब्द में इसको कहिएगा तो ये क्या बताता है? इनर्शिया के बारे में बताता है। क्या बताता है? इनर्शिया के बारे में बताता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही चीज़ बोल रहा है। ठीक है। इसीलिए हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से स्टार मार्क करके। ठीक है। अब इसका एग्जांपल तो ढेर सारा है। आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक से उसने ब्रेक मारा। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज ए ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटरसाइकिल। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स मे कॉज इंजरी टू अस बाय इम्पैक्ट और कोलिजन इन द पैनल इन फ्रंट। वो अचानक से ब्रेक मारा, हमारा बॉडी रेस्ट मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहा। ठीक है, गाड़ी चल रही है और उसने ब्रेक मारा तो हमारा बॉडी तो मोशन में है, तो हमारा बॉडी मोशन में ही रहना चाहा, तो हम आगे की तरफ लीन हो गए। लेफ्ट टर्न मारा तो हम राइट साइड गए। ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, वही चीज़ है। ठीक है। ठीक है, सेम चीज़ बोला ड्यू टू इनर्शिया। तो आपको बस ये याद रखना है, फर्स्ट लॉ इज टेलिंग अबाउट इनर्शिया। ठीक है। अब इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? तो जो बड़ा बॉडी होगा, जो लार्जर बॉडी होगा, जो हैवी बॉडी होगा, उसका मोर इनर्शिया देन स्मॉलर बॉडी। तो वही देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन कार्ट। ठीक है। हैवियर द ऑब्जेक्ट लार्जर द इनर्शिया। इस पॉइंट को लिख लीजिए, कल को आपको असर्शन रीजन में पूछ सकता है। जितना भारी होगा, हैवियर द बॉडी, हैवियर द बॉडी, हैवियर द बॉडी, लार्ज इज द इनर्शिया। ठीक है। अब इनर्शिया होता क्या है? आप जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी स्टेट में, या अदर रेस्ट में है या अदर आप मोशन में है, तो आप जो अपोज करेंगे कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है, आप जो भी अपोज करेंगे कि आपके अंदर कोई भी तरह का चेंज ना हो, आप रेस्ट में तो आप रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, आप मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है आपका, जो कि आप अपोज कर रहे हैं मोशन को, डेट इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, रबर बॉल का कि स्टोन का? तो याद है, आपको पता है कौन होगा, स्टोन का। बाइसाइकिल का कि ट्रेन का? तो याद है ट्रेन का। क्यों? जितना ज़्यादा उतना इनर्शिया। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए वही चीज़ बोल रहा है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड पे आ जाइए। ठीक है। व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड मतलब कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, हलचल करेगा। बैलेंस वाला रहेगा तो ना हिलने देगा ना डुलने देगा, यहीं रहेगा।
अनबैलेंस्ड है मतलब या तो ये वाला ज़्यादा होगा या तो ये वाला ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट पे, इसका वेलोसिटी चेंज होगा और ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगा। वही तो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, इसीलिए पहले ही बता दिया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड मतलब हो गया कि गाड़ी या बंदा मूव करेगा, ठीक है, वही चीज़ बता रहा है, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड जो लॉ है आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या किस चीज़ के बारे में बताता है, मोमेंटम के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में, मोमेंटम के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स आया, आपने देखा अनबैलेंस्ड फोर्स आया। अब अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा किसके कारण चेंज होगा? अरे देखिए, ये यहाँ था, ये यहाँ था, बैलेंस कर लिया गया, ठीक है। इसका भी मास बराबर होगा, इसका भी मास बराबर होगा, तो ये इधर जितना खींचा, ये इधर जितना खींचा, बराबर हो गया, मान लेता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस हो गया। अनबैलेंस में क्या होगा? या तो ये ज़्यादा होगा या तो ये ज़्यादा होगा, या तो ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या तो ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली देखिएगा तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्टीमेटली मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो वही बोल रहा है, दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तभी तो भाई डिफरेंस है, तभी तो अनबैलेंस्ड कहलाया, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है। तो वही मास और वेलोसिटी को जब मतलब क्या कैसे दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। उसी को बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इक्वल टू मास गुना वेलोसिटी, ठीक है। और ये कहाँ बताया जाता है? न्यूटन के सेकंड लॉ में। क्लियर कट हो रहा है? समझिए, बताइए एकदम बढ़िया से। न्यूटन ने दिया था P बराबर mv, ठीक है। अब मोमेंटम है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो ये क्या हुआ? मोमेंटम कैसा क्वांटिटी हो गया? तो मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा, ठीक है, क्या बोलिएगा, ग्रेटर वेलोसिटी के लिए आपको ग्रेटर फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको जो है यहाँ पर बोल रहा है, डेट इज़ मोमेंटम। और न्यूटन ने दिया था P बराबर mv, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है मोमेंटम के बारे में। ये क्या दे रखा है? ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एकदम जो डिराइव करके दिया ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से। आप एक चीज़ पहले देखिए, आपको न्यूटन्स के जो तीनों लॉ हैं वो पता है कि नहीं? V बराबर U प्लस AT, ये तो पता होगा। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पता होगा। ये दोनों पता है कि नहीं? फर्स्ट और सेकंड, थर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों तो आई थिंक आपको पता होगा। हम लोग इस पर क्वेश्चन भी मतलब सिलेक्शन बैच में देखे थे। V बराबर U प्लस AT। V आप मानिए क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, मानिए, ठीक है, बराबर AT, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है, आप मान के चल सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये अगर आपको पता है, ये अगर आपको पता है, तो यहाँ से अगर मैं आपको बोल दूँ कि V माइनस U बराबर AT लिख सकते हैं? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से A के बारे में पूछूंगा, अगर A के बारे में पूछूंगा तो V माइनस U अपॉन T लिख सकते हैं? बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे अभी मैं लिखा रहने देता हूँ। अब आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। कोई भी बॉडी है, बॉडी A है, स्टार्ट हुई, अभी इनिशियली रेस्ट पे थी पहले। तो अगर हम इसका देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, तो P बराबर mv लिख सकते हैं इसको। और फिर जब ये कहीं इसको जाना था वहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, तो इसको हम P बराबर mv लिख सकते हैं फिर से। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u बोलते हैं, तो इसको हम mu लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी को v लिख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ये इनिशियल मोमेंटम था, इसको P1 से लिख रहे हैं। ये फाइनल मोमेंटम था P2 से। ध्यान से सुनिए क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं था। कोई भी बॉडी है वो अभी रेस्ट में है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम P1 हो जाएगा। तो P1 बराबर m1 v1, ठीक है। फिर वो कहीं पहुँच गया, उसका मोमेंटम कितना हो गया? P2, मतलब m2 v2। तो हम उसको इस सेंस में देखते हैं, जब रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u मानते हैं, और जब फाइनल है तो उसको बोलते हैं v बोलते हैं, ठीक है। तो P बराबर mu और P बराबर mv। तो अगर आप टोटल चेंज इन मोमेंटम देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, mv माइनस mu। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? अब चेंज इन मोमेंटम जो देखिएगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा? टोटल वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, तो इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m कॉमन लेके v माइनस यू बाई टी, ठीक है, v माइनस यू बाई टी, ठीक से लिख सकते हैं। अब v माइनस यू बाई टी यहाँ पे लिखा हूँ, किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है एक्सेलरेशन की, तो ये पूरा a हो गया। तो इसके लिए हम अब लिख सकते हैं फाइनल जो फोर्स आएगा वो F बराबर ma। ये डिराइव करके दिखा दिया इसलिए क्योंकि पता होना चाहिए। अब इसको हटा देता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने अभी तक क्या बताया? P बराबर mv और F बराबर ma, डायरेक्ट याद रखिए,
ठीक है, यहाँ पे बता दिया इसीलिए क्योंकि v माइनस यू बराबर ए टी, ये है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, या v बराबर यू प्लस ए टी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ किस चीज़ के बारे में बोलता है, P बराबर एम वी या F बराबर एम ए के बारे में बोलता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? बताइए कोई भी दिक्कत। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, मास है तो मास का केजी हो जाता है। ठीक है, और एक्सीलरेशन का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को न्यूटन भी बोला जाता है। ये भी आपके बीपीएससी में आ चुका है, लॉ 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का एग्जाम्पल में देखिएगा एप्लीकेशन में, तो वही फील्डर जो कैच को करता है, डिक्रीज करता है मोमेंटम को, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब F बराबर एम है, वही ए की वैल्यू ये डाल दिया, तो वही यहाँ से यहाँ कर दिया। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बनाइए। क्या बोलता है, कांस्टेंट फोर्स है, ऑब्जेक्ट मास बराबर 5 है, टी बराबर 2 है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ गई, 3 से 7 हुई, मतलब v माइनस यू की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, 7 से 3 गया, तो मास गुना 4 अपॉन कितना है, टाइम 2, तो मास की वैल्यू कितना दे रखी थी, 5, तो 5 के 20/2 तो 10, खत्म। बोलिए, अरे ए की वैल्यू v माइनस यू बाई टी कर सकता है। अरे भाई क्योंकि v, अभी ये चैप्टर मुझे पहले पढ़ाना था, मैं गलती कर गया, पहले आपको ये पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, अगले में उसको देखेंगे। v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी, वही चीज़ कर रही है, और m बाहर में, m a की वैल्यू डाल दिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कौन से में ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत है। एक है 2 kg का, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड पे वो कर रहा है एक्सीलरेट, और एक है 4 kg 2 पे कर रहा है। तो किस में फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो F बराबर एम ए होता है। तो पहले केस में 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हुआ, दूसरे में करेंगे 4 गुना 2 तो 8 हुआ। तो 10 ज़्यादा कि 8 ज़्यादा, 8 ज़्यादा कि 10 ज़्यादा, 10 ज़्यादा, तो इसलिए हम हो जाएगा पहले केस में हो जाएगा, मतलब फोर्स 1 इज ग्रेटर देन फोर्स 2। तो वही पुटिंग वैल्यू गेटिंग आंसर, कंसेप्ट पता है तो हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए, मोटरसाइकिल है, मूव कर रहा है 108 किलोमीटर पर आवर से, और उसको 4 सेकेंड लगा जब उसने ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है, तो कितना फोर्स करेगा जब मास जो है पैसेंजर का 1000 kg है। तो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिएगा, किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से 18 छक्के तो ये हो जाएगा 30, 5/18 से चेंज करने के लिए करते हैं मीटर पर सेकंड में, 30 आ गया। अब 30 आ गया, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, F बराबर एम ए। ठीक है, तो m की तो वैल्यू पता है, अब a की v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इनिशियल कितना था वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और फाइनल कितना था, फाइनल कितना था हमने यहाँ निकाला 30 था। तो मतलब 30 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 4। ठीक है, 30/4, और गुना कितना था, वेट कितना दे रखा है, 10,000, तो 10,000 गुना 30/4। ठीक है, निकल गया, कितना हो गया, 7.5, 7500 न्यूटन। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया, 105 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से तो 30 आ गया, 30 हमारा क्या आ गया, u आ गया। अब F बराबर एम ए होता है, मास हमको दे रखा है कितना, मास हमको दे रखा है 1000 kg इंटू v माइनस यू, इनिशियल 0 था, फाइनल 30 है, बटे टी कितना है, टाइम दे रखा है 4, तो भाई 4 से 250 और गुना 3 750, 7500 न्यूटन, ख़त्म। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सेम चीज़ है, वही है फोर्स। ये एक्सीलरेशन कितना निकलेगा, तो वही करिएगा। F बराबर एम ए है, तो A बराबर F बाय एम, तो M बराबर F बाय ए। अब 2 केस में लीजिएगा, एक बार A1 ले लीजिएगा, एक बार A2 लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो यही एकदम सिंपल सा है, कोई चक्कर है ही नहीं। ठीक है, अब थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, बंदूक चलाइएगा तो आपको भी पीछे की तरफ झटका लगेगा, दीवार पे कील ठोकिएगा तो वो भी वापस की तरफ कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि वन एग्जर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एग्जर्ट ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। ठीक है, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, याद रखिएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वही रिकॉयल ऑफ गन। ठीक, कोई भी आदमी है 9 से उतर के जो आगे की तरफ कूदता है तो 9 भी पीछे की तरफ जाती है, तो ये भी बताता है क्या
किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दो बॉडी है, एम ए है, एम बी है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, याद रखना है, ठीक। अब ये लोग जब भी टकराएंगे, ठीक है, और कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, ठीक है, ठीक है, याद रखना है, जब दोनों टकराएंगे, ठीक है, तो कोलिजन से पहले जो इनका मोमेंटम था, मतलब m1v1, ठीक है, ठीक है, m1v1 अकेले इंडिविजुअली, और कोलिजन के बाद भी जब देखिएगा दोनों का, तो इन दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम होगा, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो है सो सेम होगा। इसी को टर्म दे दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्या बोलेगा, देखिए क्या है कि अगर पहले का देखिएगा तो क्या हो जाएगा, m1v1, ठीक है, बराबर हो जाएगा m2v2, ठीक है। अब यहाँ पे v की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, ठीक है, f बराबर ma होगा ना, तो m1a1 को यहाँ से चेंज करके, तो यहाँ से v को u माइनस v/2, आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चेंज करके बस आपको इतना याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है मोमेंटम जो है कंजर्व होगा, मतलब जो पहले था वही हो जाएगा सेम, ठीक है, मतलब m1v1 बराबर m2v2, ठीक है, ये याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही चीज़ बोलता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द आइडियल कोलिजन we say that the sum of the moment of two objects before collision is equal to the sum of momentum after collision. There is no external unbalanced force acting on them. अनबैलेंस करेगा तो भाई कैसे हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स होना ही नहीं चाहिए, और जो टकराने से पहले है टकराने के बाद दोनों का वो बराबर हो जाएगा, यही कहलाता है, क्या कहता है, लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, याद रखिएगा, सेम चीज़ है, जितना पहले उतना बाद में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, जितना पहले उतना बाद में, ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, गर्ल है, मास कितना है, 40 kg है, ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना है, 5 है, ठीक है, मास ऑफ द कार्ट कितना है, 3 है, ठीक है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, तो उसका क्या हुआ, तो हमको कुछ नहीं उतना पता है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे m1v1, तो 40 किलो की लड़की थी, उसका वेलोसिटी कितना था, 5, ठीक है, मास ऑफ द कार्ट कितना है, 3 है, और उसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, ठीक है, हम उसका इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं पता है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 0, तो टोटल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 200, ये तो हो गया पहले का, जब तक नहीं चला था 200 का मान लिया। अब आफ्टर इंट्रैक्शन के बाद m1 कितना है, 40, कार्ट का मास कितना है, 3, तो 40 + 3 43, और गुना v, 43v, अब 43v बराबर क्या कर देंगे, 200, तो v बराबर जो है चेक कर लेंगे, ठीक है, देख लीजिए, वही m1v1 बराबर m2v2, m1v1 बराबर m2v2 ही लगेगा। अब आपको चेक करना है कि m1v1 पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, इसमें अनबैलेंस दे दिया इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, बैलेंस वाला रहेगा तो सीधा बना लीजिएगा। तो m1v1 बराबर m2v2, ये है सिंपल बेसिक्स। अब इस पर क्वेश्चन जब हम लोग आराम से करेंगे क्वेश्चन तो कर लेंगे, आज तक कभी इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, दो हॉकी के प्लेयर हैं, अपोजिट टीम के, हिट कर रहे हैं हॉकी बॉल को, ग्राउंड पे कोलाइड करते हैं इंटेंगल्ड, एक का मास है कितना, 60 kg, और वेलोसिटी कितना है, 5, अदर का मास है 55 और वेलोसिटी कितना है, 6, ठीक है, ठीक है, याद रखना। तो अब क्या करना है, क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल, जब दोनों टकराएंगे तो किससे होगा, तो पहले हम क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं दोनों का मास कितना था, ठीक है, एक का मास 60, तो यहाँ पे देखिए इंटेंगल्ड की बात कर रहा है, मतलब m1 + m2 इसका निकाल लिए, तो कितना हो गया, m1 + m2 हो गया 60 और 55, तो 115 हो गया, और वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी इंटेंगल्ड वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हमको नहीं पता है, तो हम उसको v मान लिए, ठीक है, बराबर इनका दोनों का वेलोसिटी कितना है, v1 × v2 कर देंगे तो 5 गुना 30 हो गया, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, 30/115, ठीक है, और अपोजिट दोनों एक दूसरे के सामने में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वही 30/115 कितना हो जाएगा, काट कूट के 0.26, ठीक है, इसका वेलोसिटी इतना होगा, राइट टू लेफ्ट, ये जो डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब सेकंड प्लेयर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन। आपको उतना नहीं याद रखना, आपको बस सीधा याद रखना है m1v1 बराबर m2v2, ठीक है, वो चीज़ देख लीजिए, जितना पहले टकराने से था उतना बाद में है, ठीक है।
और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो और इसको लिख सकते हैं कि MA UA प्लस MB UB बराबर MA VB VA प्लस MB VB। अब मैं बताता हूँ क्या है। मास ऑफ A है, ठीक है, ये मास ऑफ A है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A है। मास ऑफ B है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B है। ये मास ऑफ A है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A है। ये मास ऑफ B है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ B है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी मास A का, इनिशियल वेलोसिटी मास B का बराबर मास A का फाइनल वेलोसिटी मास B का फाइनल वेलोसिटी। क्लियर कट, ये चीज़ बस आपको इतना देखना है, आपका काम आसान है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया चैप्टर ख़त्म। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है, देख लीजिए। सेकंड लॉ भी वही एकदम सिंपल जो चल रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला बोल रहा है। सेकंड लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है। थर्ड लॉ में इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, ठीक है। टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, जब भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। अब 12th क्लास में आइए, 11th क्लास में आइएगा तो वो टर्म यूज करेगा कंटैक्ट फोर्स, जो कि आपके पेपर में बीपीएससी में पूछा हुआ है। कंटैक्ट फोर्स मतलब क्या, जो कि छू के, बिना छुए नहीं, छू के हो रहा है। कंटैक्ट फोर्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिना छुए हो सकता है, नहीं। तो क्वेश्चन जो गया था उसका आंसर गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटैक्ट फोर्स। तो कंटैक्ट फोर्स वो हुआ जो छू के होता है। तो छू के कौन होगा, वो हो जाएगा, कौन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वही था, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कंटैक्ट फोर्स में कौन हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि चार्ज बॉडी जो अनचार्ज बॉडी पे लगाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको पता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। और वीकेस्ट फोर्स पूछेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिए, अभी AEDO में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स लिख लीजिए कॉपी में, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और वीकेस्ट फोर्स में पूछेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स हो गया जो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, वही टग ऑफ वार वगैरह जो होता है इसमें बैलेंस करता है। अनबैलेंस मतलब एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो दूसरे को वो गिरा देगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया एट रेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया, वही वाला चीज़ है जब बॉडी मतलब कहते हैं बस में है और अचानक से ब्रेक मारता है तो आगे की तरफ, ये सब जो हम लोग जाते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, ये इनर्शिया ऑफ मोशन बता दिया पहला वाला, जो बस वाला बताया कि मतलब बॉडी आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, बस चल रही है। अब अचानक से उसने क्या किया कि रोका, तो बॉडी क्या करेगी, आगे की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है सो मतलब क्या कहते हैं, अपर जो पार्ट है वो मोशन में ही रहना चाह रहा है, क्योंकि गाड़ी मोशन में है और उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होता है कि वो खुद मोशन में रहना चाहती है और गाड़ी तो अचानक से ब्रेक लगा देते तो वो आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है। और एक बैंड वाला आपको पता है, राइट मोड़ेगा तो लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट मोड़ेगा तो राइट की तरफ, ये चीज़ पता है। फिर डायरेक्शन वाला मोमेंटम के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है, P बराबर mv, ठीक। सेकेंड लॉ वही, चेंज इन मोमेंटम, P बराबर mv, F बराबर ma, ठीक है। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया बताया जाता है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो, ठीक। F बराबर ma वही करके मैंने आपको बता दिया, V माइनस ये बराबर ये डाल के तो ये सीधा आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो वो है कि वही हार्टिंग बाय क्रिकेट बॉल नॉट टेनिस बॉल, वो जो पीछे की तरफ मोमेंटम को करता है, ठीक है, ठीक है। फिर इम्पल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, F बराबर क्या होता है बताइए, इम्पल्स बराबर चेंज इन द मोमेंटम। इम्पल्स भी अगर कल को आपको पूछता है तो वो भी चेंज इन द मोमेंटम। तो इम्पल्स बराबर पूछेगा I बराबर तो mv हो जाएगा। इम्पल्स बराबर भी हो जाता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स बराबर याद रखिए, लिखिए इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम, इसको क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम बराबर इम्पल्स, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको पता है, रिकॉइल ऑफ गन, कॉलिजन जो दो आदमी आपस में टकराए, दोनों को चोट लगा। रॉकेट का प्रोपल्शन, ठीक है, रॉकेट जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे से क्या होता है, एक्शन इजकल टू रिएक्शन। तो डायरेक्ट पूछेगा एक्शन इजकल टू रिएक्शन किससे है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ से, ठीक। बोट पर जो कोई ऐसे करके जाते हैं तो धक्का मार के तो बोट पीछे की तरफ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बता दिया। मास इसका, इनिशियल वेलोसिटी इसका, मास दूसरे का, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे का, बराबर मास इसका, फाइनल वेलोसिटी इसका, मास इसका, फाइनल वेलोसिटी इसका, ठीक है। और टोटल जो मोमेंटम है वो क्या होता है, अनचेंज्ड और कंजर्व होता है, ठीक है, बदलता नहीं और कंजर्व होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल, गन टाइट करिएगा अगर फायरिंग के टाइम में, ठीक है, ताकि रिकॉइलिंग ना लगे, ठीक है, याद रखिए। रॉकेट प्रोपल्सन ये सब भी है, ठीक है।
सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको पता है कि क्या होता है, F बराबर mv²/r, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, F बराबर mv²/r, ठीक है, F बराबर mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकालेगा तो v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसको कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, याद रखिएगा। बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग क्यों करते हैं, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कि गाड़ी फिसले नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब वर्क एंड एनर्जी को देख लेते हैं, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी में क्या इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस ये चीज़ याद रखना है, सीधा वाली बात कि वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, W बराबर FS, इसी पर आपका हर साल न्यूमेरिकल आता है, W बराबर FS, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 71वीं में भी आया है, इससे पहले 68वीं 69वीं में भी आया, तो W बराबर FS, W बराबर FS। यहाँ से आपको कोई भी वर्क डन करना है, ये कोई भी बॉडी है, इस पर वर्क डन करना है तो इस पर फोर्स लगाइएगा और ताकि ये डिस्प्लेस हो पाए, इसी को बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, तो इसलिए वर्क कैसा क्वांटिटी है, वर्क क्या है, वर्क बराबर स्केलर क्वांटिटी। 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन कीजिएगा, 1 जूल वर्क को, तो इसको बोलेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट 1 मीटर, कैसे बोलिएगा, W बराबर FS होता है, तो W बराबर FS है, तो वर्क कैसे बोलिएगा, जब 1 न्यूटन फोर्स लगा, ठीक है, और आप उसको डिस्टेंस मतलब मीटर में, ये न्यूटन और ये मीटर, तो 1 न्यूटन फोर्स आपने लगाया 1 मीटर किसी को भी इधर उधर करने में, ठीक है, वही देख लीजिए क्या बोल रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर, तो फोर्स हुआ, तो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा 5 गुना 2, तो W बराबर FS, ठीक है, यही क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट पूछा था, ठीक है, ठीक है। अब एक सिचुएशन मानने के लिए बोल रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, और उसके रिटार्डिंग फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब उसका एंगल जो हो जाएगा दोनों के बीच में वो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट बॉडी ट्रेवल किया, उसके बाद बॉडी रुक गया, तो उसमें अगर पूछेगा कि वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स उसमें वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे W बराबर FS तो बोलेंगे, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं W बराबर -FS, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम कल को ये हमसे पूछा जाए कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है वर्क डन, ठीक है, ठीक है, वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसका एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव कब बोलेंगे, जब फोर्स एक्ट किया जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी इधर की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है, इधर की तरफ, लेकिन बॉडी किसी भी कारणवश इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव साइड में हो रहा है, तो इसीलिए हमारा वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें दिमाग में लगा सकते हैं, ठीक है, इसको स्टार मार्क करके लिखिए, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में काम किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये तो हो गया नेगेटिव वाला सिचुएशन, अब पॉजिटिव वाला, अगर हम ऐसा काम करें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है, जैसे कोई बेबी टॉय कार को जो है सो ग्राउंड के पैरेलली खींच रही है, तो बेबी ने उस पर फोर्स लगाया है इन द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, तो इस सिचुएशन में वर्क डन जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, F इंटू एस के हो जाएगा, और S यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब कहने का मतलब इसका तात्पर्य क्या है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगेगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वर्क नेगेटिव। क्लियर कट, समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वही चीज़ है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू। ऐप देखिए W बराबर FS है, और आप जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, mg भी हो सकता है ना, क्योंकि F बराबर ma होता है, और a को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लिए, तो F बराबर mg, तो डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू गेटिंग आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा नहीं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, अभी आपके ASO में पूछ लिया है, इससे पहले भी हर बार हर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, एकदम बेसिक है, पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे आप रुके हुए हैं तो पूछेगा आपके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर है, जो भी मतलब मोशन में नहीं है, बॉडी रुकी हुई है, स्टॉपिंग पोजीशन में, तो उसमें क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, और कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसके में क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला चीज़।
कोई भी बॉडी रुकी है तो इसके अंदर में स्टोर्ड पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और कोई बॉडी चल रही है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे, ठीक है, आगे आइए। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, कोई भी कोकोनट गिर रहा है या कोई भी गाड़ी स्पीड में है या कोई भी रोलिंग स्टोन है ऊपर से रोल होकर गिर रहा है या कोई भी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है या कोई भी तेज़ पानी जो बह रहा है या हवा एकदम चल रही है या कोई एथलीट दौड़ रहा है, इन सब में जो रनिंग पोजीशन में, इन सब में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट उसको अपने मोशन के कारण आता है। ठीक है, स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको पता है हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाता है mgh। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो कोई भी मूविंग बॉडी है उसके में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन दे रहा है, हमको उतना कोई मतलब ही नहीं है, लास्ट में फाइनली दे देगा। ठीक है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करेगा, मास पे और किस पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो मास दे रखा है कितना, 15, और वेलोसिटी दे रखा है 4। ठीक है, तो हाफ mv², मास कितना है 15, v 4 तो 16, हाफ गुना 15 गुना 16, 8 15 छके 15 × 120, खत्म। ठीक है, अगला, व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 to 60। मास दे रखा है कितना, 1500। ठीक, अब ये 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो पहले तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। ठीक है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, देखिए 60 से 30 है तो घटा लिए पहले, हाफ गुना 1500 गुना v² है ना, तो v को हम मतलब v2 - v1 कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि v का डिफरेंस लेना है, तो 60 में से 30, अब 30 गुना इसको चेंज करना है तो 5/18 कर सकते हैं, तो 3 × 6 = 18, 3 मतलब 50/6 मतलब 25/3, तो हाफ गुना 1500 गुना 25/3। ठीक, अब 3 से ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 500, 2 से 250, तो 250 गुना 25 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 250 गुना 25, तो 25 का स्क्वायर 15, 625 करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, ठीक है, समझ में आ गया, करके अपना कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ बोल रहा है। और वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, एक बार इसको निकाल लिए, एक बार इसको निकाल लिए, खत्म कर दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी में आ जाइए। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आपको बस 2 चीज़ बताऊंगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। कोई भी बॉडी ज़मीन पे है, उसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, होता है ना कि गेंद को ऊपर की तरफ फेंके, तो पूछेगा कि क्या बढ़ा क्या घटा। तो जैसे ही आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो जस्ट फेंकते ही आपका काइनेटिक एनर्जी हल्का सा बढ़ा होगा, बस हाथ से छूटते ही, उसके जस्ट बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगा। जब भी आप किसी भी गेंद को ऊपर फेंकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। बस इतना याद रखिए, आपका काम आसान हो जाएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर फेंकेंगे भाई, अर्थ अब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, तो बस क्योंकि हम फेंकते हैं तो देखते हो कि धीरे 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 स्पीड एकदम गया, अब यहाँ पे 0 हो गया और फिर यहाँ से चट से गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ से जो गिरना शुरू हुआ तो काइनेटिक एनर्जी टनाटन बढ़ गई, और यहाँ से जो फेंका तो पोटेंशियल एनर्जी टनाटन बढ़ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वही चीज़ बोला है कि इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये इट इज़ नॉट यूज टू कॉज ए चेंज इन द वेलोसिटी स्पीड, इन सब के कारण ही स्टोर्ड एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, आपने इसके अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, वो जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है? पोटेंशियल एनर्जी के कारण। ठीक है, वो देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्प्रिंग वाला, रिलीज किया तो एनर्जी स्टोर हो गई, क्या हो गई? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है सो आप अगर ये तीर भाला वाला लिखिएगा, ठीक है, इसका शेप जो बदल देगा वो किसके कारण? पोटेंशियल एनर्जी के कारण। लेकिन जो तीर आप चलाइएगा वो किसके कारण? जो तीर भागेगा वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के कारण। शेप में चेंज पोटेंशियल एनर्जी के कारण, और जो तीर भागेगा वो काइनेटिक एनर्जी के कारण। यही चीज़ बोल रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉ ड्यू टू द चेंज ऑफ द शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग द एरो। ठीक है, आपको जो मैंने बताया वो नीचे से ऊपर वाला वो चीज़ याद रखिएगा। एट ए हाइट,
ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। वही बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो वर्क डन जो आपने किया उसको अगेंस्ट ग्रेविटी फेंकने में, ठीक है, याद रखिएगा ये जो चल रहा है। तो वही W बराबर क्या होता है, W बराबर Fs पढ़ा होगा आपने, एक सेकेंड अभी बताया था। W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको मैंने बोला F बराबर ma होता है ना, तो यहाँ पे हम अब ग्रेविटी का रोल आ गया, तो A को A बराबर G हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ लिख सकते हैं F बराबर mg और इंटू डिस्प्लेसमेंट F बराबर mg, और ये हाइट की बात करें डिस्प्लेसमेंट में तो F W बराबर mgh हो जाता है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा फाइंड एनर्जी पॉजिटिव बाय इतना व्हेन हाइट इतना था, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। इसमें अगर आपको कुछ भी एनर्जी के बारे में नहीं पता चल रहा है तो दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा मास की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। अब दे रखा है मतलब जी की वैल्यू 9.8 दे रखा है, 10 मान सकते हैं, तो mgh अच्छा पोटेंशियल एनर्जी 10 गुना 4 60 और 60 गुना 10 600 के आसपास, खत्म। बोले कोई दिक्कत, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, जब भी हाइट की बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। कुछ भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, गाड़ी चलने लग गई तो काइनेटिक में चेंज होगी, तो जब भी या तो ये इसमें चेंज होगा या फिर ये इसमें चेंज होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा अनचेंज होगी, यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को एक फॉर्म से पोटेंशियल एनर्जी से आप काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं या फिर काइनेटिक से पोटेंशियल में बदल सकते हैं। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, याद रखिएगा। नाइदर बी क्रिएटेड मतलब एक से चेंज कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये याद रखिएगा। एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे में खाली बदल सकते हैं, इसको आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना फिर आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी बिफोर और टोटल एनर्जी आफ्टर जो है वो सेम होगा, ठीक, ये चीज़ बताता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको बोला, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर कांस्टेंट, या फिर इसी को मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब आपको मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि फ्री फॉल कर रहे हैं, किसी को आप ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल में गिरा रहे हैं, छत पे से किसी भी चीज़ को गिराइएगा तो फ्री फॉल, ठीक है, एकदम धड़ाधड़ गिरेगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। वही किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंकिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। अभी जितने भी कोचिंग का टेस्ट दीजिएगा सब में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, याद हुआ। व्हेन ए बॉल थ्रोन अपवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है। और वही जस्ट उल्टा, व्हेन फ्री फॉल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। अब यहाँ पे पावर की बात करें तो पावर बराबर हो जाता है वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम, डायरेक्ट याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं पावर को, याद रखिएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। फिर वही 1 किलोवाट पर आवर जो मैंने आपको बताया तो न्यूमेरिकल में यूज होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम आएगा। पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, 6 घंटा पर डे, तो यूनिट कंज्यूम करना है 60 वाट, ठीक है, 60 वाट, ठीक है, इसको किलोवाट में से बदल लीजिए, टाइम कितना 6 घंटा, तो 36 यूनिट हुआ, ठीक है, याद रखना है 0.36 यूनिट, ठीक। वही है, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम। अब वर्क का वैल्यू आपको पता है, वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क आपने पढ़ा है, W बराबर Fs होता है, और W को Fs में आप याद है ना ma भी लिख सकते हैं या फिर mg भी लिख सकते हैं, तो mg और s को h भी लिख सकते हैं, तो W बराबर mgh। तो ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, क्या दिमाग में होना चाहिए, पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम। अब W को बहुत सारे तरीके से पूछ सकता है, Fs में पूछ सकता है, W को Fs में पूछ सकता है, और F को यहाँ पे ma लिख सकता है, तो ma गुना s, या फिर आपको mg लिख सकता है, गुना s लिख सकता है, या फिर mg को mg लिखेगा और s को हाइट के फॉर्म में दे देगा तो mgh। तो ये 5 तरीके से इसको सबको चेंज कर सकता है, तो ये आपको एक एक चीज़ आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये सब चीज़ है, ठीक है। वर्क है W बराबर Fs, ठीक है, वही चीज़ जो आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है। अब एक हो गया पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल, नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल, जीरो वर्क का एग्जाम्पल। देखिए तीनों बताता हूँ। पॉजिटिव वर्क हो गया जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री में होगा और वर्क डन पॉजिटिव। जैसे व्हेन ए लोड इज लिफ्टेड देन द लिफ्टिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब कोई भी लोड को लिफ्ट उठाया जाता है तो लिफ्टिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, ये फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है और जैसे ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है वो हमेशा उल्टा लगता है, याद है ना, हम इधर से चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा लगता है,
हम इधर से चल रहे हैं, हम जूता आप रगड़ रहे हैं आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क। तो याद रखिएगा फ्रिक्शनल फोर्स, नेगेटिव वर्क। अब जीरो वर्क किसको बोलिएगा, ये आपके हर बार दरोगा के एग्जाम या फिर जो भी सिंगल लाइनर है उसमें आता है, तो इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीरो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो वर्क का मतलब तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जीरो वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। एग्जाम्पल, कोई भी वेट लिफ्टर है, वो क्या करता है, हैवी वेट को उठाता है और फिर छोड़ देता है उसको, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, तो क्या बोलेगा, इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, वही दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कूली है, वो क्या करता है, अपने माथे पे जो रखता है, क्या बोलते हैं, लोड को। ठीक है, तो वो ऊपर में अपने रखा और जस्ट नीचे में उसके ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। वो अपने माथे पर रखा ना भाई, उठा के जो जा रहा है बोझा, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और अगर और पूछेगा कि क्यों होता है, तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या करता है, कॉस 90 जैसे ही होगा तो ये पूरे को जीरो कर देगा, इसीलिए W बराबर जीरो हो जाता है। तो याद रखना है, कोई भी चीज़ जो सीधा ऊपर ग्रेविटी वो लगेगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। एनर्जी बराबर वही चीज़ आपको पता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी पता है। लाइट किसका एग्जाम्पल है, साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का, लाइट ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दिया था, mgh कैसे हो गया, W बराबर F इंटू एस। अब F को हम लोग ma लिख सकते हैं इंटू एस, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो mg लिख सकते हैं इंटू एस। अब s नहीं लेंगे, डिस्टेंस नहीं लेंगे, अभी हाइट पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं mg, डिस्टेंस में हाइट वाला डिस्टेंस ले लेंगे तो mgh, तो W बराबर mgh। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, स्प्रिंग होता है ना, जो बताया, ये स्प्रिंग बताया। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इस बार बीपीएससी पूछ सकता है कि वर्क डन इनसाइड द स्प्रिंग, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्प्रिंग, तो याद रखिएगा हाफ kx²। अब देखिए कैसे, उसमें x क्या हो गया, ये जो है ना, इसको आप खींचे तो कुछ खींचा, तो ये जितना खींचा इसको कहेंगे x। ठीक है, और एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ठीक है, x इज़ द डिस्प्लेसमेंट, कितना खींचा तो x, और जो है k हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, तो हाफ kx²। इसको भाई मेरे तरफ से आज का 50 स्टार मार के लिख लीजिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, हाफ kx², मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्प्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में। ठीक है, सोलर एनर्जी लाइट को इलेक्ट्रिकल में, स्टीम क्या करता है काइनेटिक में, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में। ये सब चीज़ तो आपको पता होगा। ठीक है, किलोवाट वाला मैंने बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, इसी पर क्वेश्चन आएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग पावर, पावर बराबर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट, आज का 11 नंबर स्टार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी ये फॉसिल फ्यूल, ये सब वाला जो है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ मैं आपको जब केमिस्ट्री में करूँगा तो एक बार अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोलर एनर्जी वाला, ऐसे सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आपको कमेंट में बताना है। 1 पॉइंट कितना होता है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू, 1 पॉइंट इतना देता हूँ, 1 पॉइंट कितना होता है, गूगल सर्च कीजिए, कहीं से भी बताइए सोलर कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ठीक है, बाकी तो सोलर कुकर सब मैं आपको मैंने बताया था ना, कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा, कॉनकेव या सोलर सेल में कौन सा यूज़ करते हैं बताइए। कॉनकेव यूज़ करते हैं कि क्या करते हैं, कौन सा मिरर, तो कॉनकेव मिरर ही यूज़ करते हैं। सम सोलर कुकर अचीव हाई टेम्परेचर बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ मैं बता दूंगा। टाइडल वाला, न्यूक्लियर एनर्जी आपको, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ही, क्या बोलते हैं उसमें, सेमीकंडक्टर्स वाले में। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, समझ में आ गया होगा। 2 चैप्टर निपटा दिया, रात को ग्रेविटेशन के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।